चीन से जारी तनाव के बीच ताइवान इंटरपोल में एंट्री के लिए भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। भारत इस साल अक्टूबर में इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की 90वीं जनरल असेंबली की मेजबानी करेगा और ताइवान उम्मीद लगाए बैठा है कि इंटरपोल में एंट्री के लिए भारत उसकी मदद जरूर करेगा। असल में ताइवान इंटरपोल का सदस्य नहीं है, इसलिए वो भारत में होने वाली आम सभा में अपना प्रतिनिधि मंडल नहीं भेज सकता, जबकि भारत के पास ये अधिकार है कि वो ताइवान को न्योता दे सके। अब ताइवान इसी उम्मीद में भारत से समर्थन मांग रहा है कि उसे न्योता दिया जाए ताकि वो इंटरपोल की जनरल असेंबली में शामिल हो पाए। और अगर ऐसा हो गया तो ताइवान की सुरक्षा को इससे मजबूती मिलेगी, क्योंकि अमेरिका से नजदीकी के बाद चीन लगातार उस पर हमलावर है। वो न सिर्फ ताइवान को मिसाइलों और जंगी जहाजों की धमक से डरा रहा है, बल्कि साइबर अटैक से भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिनों पहले ही ताइवान ने दावा किया कि उसके यहाँ एक बड़ा साइबर ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पर अटैक हुआ और इसके लिए ताइवान ने चीन को जिम्मेदार ठहराया। असल में ताइवान अगर इंटरपोल का सदस्य बन जाता है तो चीन के इस तरह के हमलों के बाद उस पर एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल 195 सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे अपराध से निपटने में मदद करता है। इसमें 3 तरह के मामले शामिल हैं: आतंकवाद, साइबर क्राइम और संगठित अपराध। इंटरपोल सभी सदस्य देशों और संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम करता है ताकि दुनिया भर में अपराध को रोका जा सके। मतलब ये कि ताइवान के इंटरपोल का सदस्य बन जाने के बाद साइबर अटैक जैसे अपराधों की जांच बड़े पैमाने पर की जा सकेगी, इसलिए ताइवान भारत से मदद मांग रहा है ताकि वो इंटरपोल का सदस्य बन सके। हालांकि 1984 तक ताइवान इंटरपोल महासभा का हिस्सा था, लेकिन चीन ने उसे बाहर कर दिया था। अब ताइवान आम सभा में पहुंचने के लिए भारत की ओर से न्योता चाहता है। आम सभा में पहुंचने के बाद वो इंटरपोल का मेंबर बनने के लिए आवेदन कर सकेगा। इंटरपोल का मेंबर बनने के लिए आम सभा में 2/3 मतों को पाना जरूरी होता है और ऐसा होने के बाद तुरंत आवेदन करने वाले को इंटरपोल के सदस्य के तौर पर शामिल कर लिया जाता है। और इस बीच ताइवान के मुद्दे पर लगातार धमकी देने वाले चीन से निपटने के लिए जापान 1000 क्रूज मिसाइलों की तैनाती करने जा रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इन मिसाइलों को जापान नेन्सेई और क्यूशु द्वीप पर तैनात कर सकता है और दावा किया गया कि इन मिसाइलों के जरिए जापान चीन को उसी की भाषा में जवाब भी देगा। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि जापान अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में तेजी से जुट गया है। चीन के मुताबिक जापान हथियारों के मामले में उसकी बराबरी करने की कोशिश कर रहा है और वो चीन के किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए 1000 किलोमीटर लंबी रेंज वाली मिसाइलें तैनात कर सकता है। इन मिसाइलों की रेंज को 5500 किलोमीटर तक किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि जापान के 1000 मिसाइलें तैनात करने की खबर ने चीन के भी होश उड़ा दिए। ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक जापान हथियारों से दूरी बनाकर रखने की पॉलिसी पर चल रहा था, यानी दुनिया भर के देशों से अलग जापान ने हथियारों की होड़ से दूरी बना रखी थी। लेकिन अब खबर सामने आई कि उसने लंबी दूरी की मिसाइलों का ऐसा भंडार तैयार करने का फैसला किया जिसने चीन के माथे पर भी चिंता की लकीरें खींच दी, क्योंकि पहले से ही दक्षिण चीन सागर के कई द्वीपों पर चीन से टकराने वाला जापान ताइवान के मुद्दे पर ड्रैगन से बुरी तरह खार खाए बैठा है और उसने हमेशा समंदर के उस हिस्से में चीन की दादागिरी का खुलकर विरोध किया है। ताइवान पर अपना अधिकार जताने वाले चीन को जापान ने जमकर खरी खोटी सुनाई। अमेरिका के सुर में सुर मिलाकर वो ताइवान के साथ खड़ा दिखा। जाहिर है जापान के इस रुख से चीन बुरी तरह चिढ़ गया होगा। इस बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने चीन पर जापान के गुस्से को चरम पर पहुंचा दिया। ताइवान को सबक सिखाने के लिए चीन ने नैन्सी पेलोसी के जाने के बाद कई दिनों तक उस पर मिसाइलें बरसाईं। हालांकि ये मिसाइलें सिर्फ ताइवान को डराने के मकसद से दागी गईं, यानी सीधे ताइवान को इनसे कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन चीन की इस गीदड़ भभकी के दौरान 5 मिसाइलें ऐसी थी जो जापान के इलाके में जाकर गिर गईं। कहा गया कि चीन की तरफ से दागी गई मिसाइलें गलती से जापान के समंदर वाले हिस्से में गिरी, लेकिन जापान ने इसे चीन की जानबूझकर की गई हरकत बताया। माना गया कि चीन ने ताइवान के साथ जापान को भी मिसाइलों के जरिए एक चेतावनी दी। जानकारों के मुताबिक ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि चीन ने DF-17, DF-26, DF-21 मिसाइलों को फायर किया था। ये सभी मिसाइलें काफी सटीकता के साथ अपने टारगेट को भेदने में सक्षम हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि चीन ने ऐसा जानबूझकर किया ताकि जापान को डराया जा सके।
और कहा जा रहा है कि इसके बाद जापान ने भी तैयारी शुरू कर दी। कई दशकों तक हथियारों से दूरी बनाकर रखने वाले जापान ने अब अपने संविधान में भी बदलाव शुरू कर दिया। जापान के संविधान में हथियारों का भंडार जमा करने पर रोक लगाई गई है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जापान ने अपनी रक्षा के नाम पर हथियारों का बड़ा जखीरा जुटाना शुरू कर दिया। दावा किया गया कि वो इतनी मिसाइलें जमा कर रहा है कि चीन की बराबरी कर सके और इसके जरिए ऐसी ताकत पैदा कर ले कि चीन उसे भूलकर भी आंखें नहीं दिखा सके। दावा तो ये तक किया गया कि जापान सिर्फ लंबी दूरी की मिसाइलें बनाने तक ही नहीं रुकेगा, बल्कि आने वाले समय में वो बैलिस्टिक मिसाइल, परमाणु पनडुब्बी और एयरक्राफ्ट कैरियर तक बनाएगा। हालांकि चीन उसके हथियारों की होड़ शुरू करने को ताइवान स्ट्रेट में पैदा हुए तनाव से जोड़कर नहीं देख रहा है, बल्कि उसका कहना है कि जापान इस तनाव का बहाना बनाकर अपनी सालों की साध पूरी कर रहा है। लेकिन चीन भले ही कुछ भी कहे, जापान जिस तरह से ताकत बढ़ाने में जुटा है, आने वाले दिनों में दक्षिण चीन सागर में चीन को बड़ी चुनौती मिलना तय है।